गुड मॉर्निंग कैडेट्स। जैसे कि हम एनसीसी के का सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस के अंदर में हम राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत आज हम पार्ट 4 उसमें नेशनल इंटीग्रेशन एंड ऑब्स्टिकल इन इट्स या ऑब्स्टिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं या हिंड्रेंसेस कौन से हैं उसको हम देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 1947 की आज़ादी के बाद भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और उसके बाद हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में लगातार प्रगति करता रहा और उसने चाहे शिक्षा के जगत में हो या विज्ञान के जगत में हो, चाहे तकनीकी जगत में हो, सभी क्षेत्रों में अपार प्रगति हासिल की है। परंतु इसकी राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में कई ऐसे बाधक तत्व या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं जो हमारी देश की अखंडता व एकता को नष्ट करती हैं। आज क्रमशः उन्हीं चुनौतियों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने सांप्रदायिकता है, जिसे हम कम्युनलिज्म भी कहते हैं। ये क्या है कि ये सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौती है हमारे सामने। पूरा देश आज़ादी के बाद से लगातार इस सांप्रदायिकता से जूझ रहा है, लड़ रहा है। इसमें एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के प्रति घृणा का माहौल फैलाते हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ गलत प्रचार करते हैं और उसके कारण से धार्मिक कट्टरता पैदा होती है और कट्टरता पैदा होने के कारण से बड़े समुदाय के रूप में या एक बड़े समूह के लोगों के मध्य में पागलपन का दौर उत्पन्न होता है। तो ये इस तरह की सोच धार्मिक कट्टरता के आधार पर हमारे देश में एक चुनौती के रूप में उपस्थित होती है। देश लगातार इस प्रकार की चुनौतियों से जूझता है और यह हमारी राष्ट्रीय अखंडता व एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम एनसीसी कैडेट होने के नाते हमें इन चुनौतियों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और हमारी राष्ट्रीय एकता का बड़ा बाधक तत्व है। दूसरी प्रमुख चुनौती जो है वो रीजनलिज्म है, यानी कि प्रांतवाद है। ये भी राष्ट्रीय एकता में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पाया जाता है। जैसे उत्तर व दक्षिण की लड़ाई, पूर्व व पश्चिम की लड़ाई, या विभिन्न भाषाओं या विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर ये लड़ाई जो लड़ी जाती है, उसके आधार पर देश की एकता को चुनौती उत्पन्न होती है। क्षेत्रवाद में क्षेत्र की प्राथमिकताएं राष्ट्र की प्राथमिकताओं से ऊपर हो जाती है और उन्हें अपने संकीर्ण सोच या प्रचार के कारण से देश हित वो पीछे चला जाता है और क्षेत्र विशेष की जो मांग है या उसकी पर्टिकुलर मांग है वो आगे आ जाती है। तो इसलिए हमारी राष्ट्रीय एकता का जो पाठ है वो कमज़ोर होता है। देश में समय समय पर इस तरह के अलग अलग राज्यों से ये मांग उठती है कि जैसे मराठा मराठियों का है, राजस्थान राजस्थानियों का है, उत्तर प्रदेश का है, असम असमियों का है, या इस प्रकार किसी भी राज्य में कोई भी क्षेत्र है वो अपनी मांग को प्रबल करता है और उसमें राष्ट्रीय हित गौण हो जाते हैं
तो वो भी हमारे सामान्य नागरिकों के मध्य में एक संकीर्णता उत्पन्न करता है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा बाधक तत्व है। उसके बाद में लिंग्विज्म यानी भाषावाद। आज़ादी के बाद से भारत में भाषा को लेकर बहुत विवाद हुए, परंतु देश की एक भाषा होनी चाहिए जिससे सारा देश उस भाषा को समझ सके। आरंभ में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को एक सर्वमान्य रूप में स्वीकारा गया और वो आधिकारिक भाषा रही। विभिन्न राज्यों की जो प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाएं वो अपना अपना अस्तित्व बना के रखी। भाषाओं को लेकर विशेषतः उत्तर और दक्षिण के राज्यों में विवाद रहा है। दक्षिण के राज्य चाहे तमिलनाडु हो या आंध्र हो या केरला हो या कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या राजस्थान हो या बंगाल हो या असम हो या मणिपुर हो या मेघालय हो या त्रिपुरा हो, इन सभी राज्यों की भाषा अलग अलग है। तो भारत में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया गया, जिसमें हिंदी भी एक भाषा थी, अंग्रेजी भी एक भाषा थी और एक प्रांत की भाषा को भी पढ़ा जाने लगा, चाहे संस्कृत पढ़ा जाने लगे या वहाँ की स्थानीय भाषा को का अध्ययन किया जाने लगा। देश में लगभग 2000 से ज़्यादा भाषाएं तथा डायलेक्ट हैं, यानी बोली जाने वाली बोलियां हैं। और इस बहुलतावाद के कारण से देश की एक भाषा, यद्यपि इंग्लिश को रूप में स्वीकारा गया, परंतु वो गुलामी का प्रतीक था, फिर भी संप्रेषण का और समझने का एक कॉमन माध्यम था। फिर धीरे धीरे टेलीविज़न के प्रसार और जन प्रसार और जन संसाधनों के द्वारा हिंदी भाषा का भी अस्तित्व स्वीकार किया जाने लगा और आज भारत में हिंदी भाषा को सभी राज्यों में समझा जा सकता है। बोलने में हो सकता हो दक्षिण के या और पूर्वांचल राज्यों को कठिनाई होती हो। तो भाषावाद के आधार पर उत्पन्न होने वाला विवाद जो है वो भी देश को बांटता है और वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। उसके बाद में है एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवाद, या दूसरे शब्दों में आतंकवाद कह लीजिए। चाहे नक्सलाइट हो या माओवादी मूवमेंट हो या जो भी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हों, उन आंदोलनों के आधार पर हमारा देश की राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी जाती है विभिन्न वर्गों के द्वारा, या उग्रवाद के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए स्वायत्तता मांगी जाती है या स्वतंत्रता मांगी जाती है। चाहे उल्फा का हो, चाहे बोडो का हो, चाहे नक्सलाइट हो या खालिस्तान हो, सभी को लेकर इस तरह का उग्रवाद जो है वो अलग अलग टाइम में रहा और देश को तथा देश की एकता को इसने चुनौती प्रदान की है। इसके बाद में हमारे सामने राष्ट्रीय एकता के रूप में बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट भी उभर के आता है। आज देश में विशेषतः कोरोना के पश्चात पूरा पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है वो बेरोजगार हो गया। ऑलरेडी हमारे देश में पहले से ही बेरोजगारी की दर बहुत उच्च थी, परंतु कारखानों के या औद्योगिक या उत्पादन श्रृंखला के खंडित होने के कारण से या अवरुद्ध होने के कारण से बड़ी संख्या में जो छात्र है वो बेरोजगार हो गया है, या जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, देश की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो अगर पढ़ी लिखी है और अपने काम को रोजगार मांगती है, काम मांगती है, तो उसको लेकर भी विभिन्न प्रकार के आंदोलन उत्पन्न होते हैं। तो हमारे यहाँ पे पैराडॉक्स है देश के विकास की धारा और शिक्षा के संदर्भ में।
शिक्षा को रोजगार का साधन मान लिया जाता है। शिक्षा नीति की कुछ आंशिक कमियां भी हैं कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र या अपना स्वयं का उद्योग या कुछ वो स्वयं पैदा कर सके, ऐसी शिक्षा नीति का अभी अभाव है। उसके कारण से बड़ी संख्या में पढ़ने लिखने के बाद में सभी सरकारी या प्राइवेट की तरफ नौकरी की ओर देखते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। उनका मतलब, शिक्षा का मतलब ही रोज़गार प्राप्त करना है। रोज़गार, शिक्षा का मतलब किसी भी मानव को इस रूप में उत्पन्न करना है या मानव संसाधन के रूप में तैयार करना है जो देश या समाज के निर्माण में काम कर सके। तो अभी ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिसके कारण से हमारे यूथ का जो क्षेत्र है या सोच है वो बदल सके। उसके बाद में लेक ऑफ सोशल सेंस, यानी कि जो एक सामाजिकता का एक जो विचार होना चाहिए वो भी हमारे देश में एक बड़ा कमी के रूप में उभर रहा है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय या समाज का एक वर्ग, उनमें परस्पर एक दूसरे के प्रति कोई सद्भावना या समझ ही नहीं है। तो वो भी हमारे देश में एक चुनौती के रूप में उभर आ रहा है। उसके बाद में जातिवाद, कास्टिज्म, जातिवाद ने पूरे देश में एक गहन जहर घोल रखा है। जातिवाद की जड़ें जो देश की प्रगति के साथ मजबूत कमज़ोर होनी चाहिए थी, वो उसकी जड़ें उतनी गहरी और वृक्ष वृक्ष के समान हो गई है। प्रत्येक पीढ़ी का युवक अब जाति की दृष्टि से अपने आप को सोचता है और वो देश का नागरिक बाद में है। उसकी जाति प्रथम है, उसका राज्य प्रथम है और देश का नागरिक बाद में है। तो इन सब आधारों के आधार पर जातिवाद ने भी देश की एकता में एक तरह का जहर घोला है और ये निरंतर और तेज़ी से ये गहरा होता जा रहा है। आज जातिवाद ने हमारे देश की निश्चित रूप से प्रगति में बाधा उत्पन्न करी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है लेक ऑफ नेशनल कैरेक्टर। किसी भी देश का एक राष्ट्रीय चरित्र होता है। हमारे देश में इतनी विविधताएं जो कि हमारी विशेषता, विविधता में एकता, परंतु उसके बावजूद हमारे देश का एक कैरेक्टर बनना चाहिए कि ना कि नॉर्थ का या साउथ का या बंगाली है, राजस्थानी है या पंजाबी है या ये है, वो एक भारतीय के रूप में उभर के आना चाहिए। उसका बिहेवियर, उसका कार्य एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में दिखना चाहिए। तो हमारी जो मूलभूत कुछ नीतियाँ, कमियाँ रही हैं, उन कमियों के कारण से हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रीय चरित्र किसी नागरिक का उभर के आना चाहिए, उसकी निरंतर कमी रही है। उसके कारण से हमारे राष्ट्रीय एकता के अंदर में ही बाधक तत्व के रूप में मौजूद है। उसके बाद में अगर हम इसको देखते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक, क्योंकि देश बहुलताओं का देश है, अनेक संस्कृतियाँ, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक प्रजातियाँ यहाँ पर आई और रह गई और यहीं पर समाहित हो गई, इसी की मुख्य धारा के अंतर्गत प्रवाहित होने लगी। परंतु उनके बीच में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है और सांस्कृतिक ये विभिन्नताएं जब कभी प्रबल हो जाती हैं कुछ विशेष वर्ग या समुदाय के लोगों की, तो वो प्रबलता के कारण से वो राष्ट्रीय एकता है वो पीछे चली जाती है। उनको अपने कल्चर हेरिटेज के ऊपर घमंड होने लगता है। प्राउड की बजाय या गर्व की बजाय घमंड होने लगे और वो देश की से ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो तब हमारे देश की एकता के लिए कल्चरल डिफरेंस है वो खतरा उत्पन्न करता है। यद्यपि हमारे देश की कल्चरल डिफरेंसेस के कारण से हमारा देश एक
बहुत विविधताओं के रूप में पल्लवित हुआ है या विकसित हुआ है, परंतु कई स्थानों पर सांस्कृतिक विभिन्नताओं के अधिक गहन होने के कारण से राष्ट्रीय एकता में दिक्कत आती है। उसके बाद में आ जाता है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी कि आर्थिक असमानता। आज हमारे देश में गरीब और अमीर के मध्य जो है खाई है, उसमें निरंतर अंतर बढ़ता जा रहा है। अमीर होते जा रहे हैं और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। पूंजी का एकत्रीकरण कुछ सीमित वर्गों में और सीमित धनाढ्य घरानों के अंतर्गत होने लगा है, और देश की 70% पूंजी का, बल्कि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं कि ये हमारे यहाँ पर देश की लगभग 70 से 90% पूंजी का एकत्रीकरण मात्र 10% लोगों के पास में है। बाकी के 90% लोगों के पास में 10 से 12% ही पूंजी बची हुई है शेष। तो जो आर्थिक असमानता है, उस आर्थिक असमानता के कारण से बहुत बड़ा वर्ग बहुत सारी चीज़ों, शिक्षा से, भोजन से, उत्तम स्वास्थ्य से, उनसे वंचित रहता है। और ऐसा अगर वंचित समाज है, ऐसा देश का ऐसा बड़ा वर्ग लूला लंगड़ा है, तो वो निश्चित रूप से देश की एकता के अंदर में बाधकता के रूप में उत्पन्न होता है। उसमें अलग सोच उत्पन्न होता है, वो अपने आप को देश का नहीं समझता है। कई प्रकार के क्राइम और कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो हैं, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता की भावना के खिलाफ है और वो उसकी चुनौतियां पैदा करती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व हैं। अंत में जो लास्ट टॉपिक के रूप में मैं और विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा कि लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होना। शिक्षित होकर भी वर्ग अगर कोई देश को छोड़कर धर्म, संप्रदाय, भाषा, राज्य, इनके ऊपर अगर वो सोचने लगे, तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं मूलभूत शिक्षा नीति में और उसके पोषण में कमी है, कि उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, कि वो देश का हित और अपने धर्म का हित दोनों में विभिन्नता ही नहीं समझ पाता है, या वो अपनी नागरिकता को एक राष्ट्रीय या देश के नागरिक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है। तो ये कमी हमारी शिक्षा नीति की है। उस शिक्षा नीति के, ऐसी शिक्षा नीति के कारण से या कमी के कारण से हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय चरित्र उत्पन्न होना या देश की अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न करना, वो कमी आती है, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। अंत में ये कह सकते हैं कि कैडेट्स, आपको देश के भावी निर्माण के लिए आपको अपने आप को तैयार होना होगा, और जो राष्ट्रीय एकता है उसको मजबूत करना होगा अपने कार्यों से, अपने सोच से, और जो हमारा देश है विश्व में एक सर्वोच्च शिखर पे आ सके, ऐसा कार्य करने का सामर्थ्य देश की एकता व अखंडता को स्वीकार करके उसको और मजबूत करके ही किया जा सकता है। तो कैडेट्स, लास्ट में आप राष्ट्रीय एकता के को चुनौतियाँ देने वाले तत्वों को, उसकी अखंडता को चुनौती देने वाले तत्वों को आप पहचानें, और पहचान कर उन सभी तत्वों को समाप्ति की दिशा में अपने कदम उठाएं, और अपने साथियों को, अपने समाज को इस राष्ट्रीय एकता के महत्व और इसको पहचान कर उसके महत्व को और आगे बढ़ाएं। जय हिंद।